सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947 से 1990 तक। फर्स्ट चैप्टर को पार्ट ए में कुछ डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। उसके दो फोल्ड मोटिव थे। पहला तो ये कि इंडिया को रॉ मटेरियल्स का एक एक्सपोर्टर बना दिया जाए, और दूसरा ये कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई होके ब्रिटिश टेरिटरी में जाता था, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स हैं उनको डंप करने के लिए इंडिया एक अच्छा मार्केट बन जाए, ताकि उससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनका इन्फ्लुएंस इंडियन टेरिटरी में बढ़ जाए। अब इसका क्या इम्पेक्ट हुआ, पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसका इंडियन मार्केट पे और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट हुआ वो देखते हैं। पहला तो ये कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ थी, उनका डिक्लाइन हो गया। एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने में इंडिया पीछे रह गया, और जो लोकली मेड गुड्स थी उनका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ब्रिटेन से जो गुड्स आती थी वो काफ़ी चीप थी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कुछ डेवलपमेंट हुआ था, सेकेंड हाफ था जो 19th सेंचुरी का, उसमें देखते हैं उससे इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव हुई या नहीं। पार्शियली अगर देखें तो ये बात ट्रू थी। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे उस टाइम पे। पहला तो ये कि मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जो डेवलपमेंट था ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस में था। दूसरा ये कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स थी वो सेटअप होने लगी थी इंडिया में। पहले बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, इनके स्प्रेड की बात करें तो ये जो वेस्टर्न पार्ट था कंट्री का, और नेमली अगर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में इनका इन्फ्लुएंस पहले से ही ज़्यादा था, वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। दूसरा बात करते हैं जूट मिल्स की। जूट मिल्स लार्जली डोमिनेटेड थी फॉरेनर्स के द्वारा, और इनका मेन कंसंट्रेशन था वो बंगाल में था। बंगाल ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से जूट मिल्स के लिए, जूट टेक्सटाइल के लिए फेमस था। उसके बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इंडिया की फर्स्ट स्टील कंपनी थी, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ 1907 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसका मेन रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी कॉलोनीज थी फ्रेंच की या फिर ब्रिटेन की, उन सब ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, और उसकी वजह से जो कॉलोनियलिज्म था उसका एक एंड हो गया था, उसका पतन हो गया था। और उसकी वजह से इंडिया में जो इंडस्ट्रीज आई उनका नाम था शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। तो क्या ये जो नई इंडस्ट्रीज आई थी इनसे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ था, देखते हैं। बेनिफिट नहीं हुआ, उसका क्या रीज़न था बेनिफिट नहीं हुआ? उसका रीज़न था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको सस्टेन नहीं किया गया। अब जानते हैं क्या होती हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीन टूल्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो ही मशीन टूल्स हैं उनको फर्दर प्रोडक्शन में करंट कंजम्पशन के लिए काम में लिया जा सकता है। और जो कंट्री की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं आया था जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा। और अगर जो एस्टेब्लिश हो गई थी, जो नया इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में आया था, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी, और उसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो भी बहुत कम था।
जो नई इंडस्ट्रीज आई थी वो रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस एंड पोर्ट्स तक ही कन्फाइन रह गई थी। इससे आगे और एरियाज में ये इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। जर्नी फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशियंट टाइम से, और यूरोपियंस के एडवेंट के बाद में ये एक सप्लायर बन के रह गया ओनली रॉ मटेरियल्स का। यूरोपियंस के एडवेंट के बाद में इंडिया ने जो गुड्स एक्सपोर्ट की वो देखते हैं। वो नॉर्मली अगर देखें तो वो प्राइमरी गुड्स थे, और प्राइमरी गुड्स में जो इंक्लूड थे वो थे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो जिसको हिंदी में नील भी कहते हैं, जूट एट्सेट्रा। और जो गुड्स इंपोर्ट हुई थी इंडिया में उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो थी कंज्यूमर गुड्स और दूसरी थी कैपिटल गुड्स। पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स में इंक्लूडेड थी मैन्युफैक्चर्ड कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स। अब आप देख सकते हैं रॉ सिल्क है उसका एक्सपोर्ट होता था, और मैन्युफैक्चर्ड सिल्क इंडिया में आती थी। रॉ कॉटन था उसका एक्सपोर्ट होता था, और फिनिश्ड कॉटन इंडिया में आती थी। रॉ वूल है उसका एक्सपोर्ट होता था, और वुलन क्लॉथ्स हैं वो इंडियन मार्केट में डंप कर दिए जाते थे। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स में इंक्लूडेड थी लाइट मशीनरी जो प्रोड्यूस होती थी ब्रिटेन की फैक्ट्रीज थी उनमें, और इन दोनों को जो कैटेगरीज हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की, ये दोनों थी इंपोर्टेड गुड्स की कैटेगरी के अंडर। अब बात करते हैं एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परस्यू की और जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी है उसकी वेल्थ का ड्रेन हुआ। पहले बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कमोडिटी के प्रोडक्शन में किन किन गुड्स का ट्रेड हो सकता है और उन पर लगने वाले टैरिफ की। इसकी वजह से जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी स्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन और उसके वॉल्यूम में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बात करते हैं मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर होती है जिसमें बायर बहुत सारे होते हैं लेकिन सेलर एक ही होता है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड ओनली ब्रिटेन को ही अलाउड था, ब्रिटेन में ही होता था। और जो बचा हुआ 50% था वो भी कुछ लिमिटेड कंट्रीज थी उनमें ही अलाउ था, जैसे चाइना, सेलोन, श्रीलंका को उस टाइम पे सेलोन नाम से जाना जाता था, और ईरान जिसको उस टाइम पे पर्सिया कहा जाता था। उसके बाद में स्वेज कैनाल है उसकी ओपनिंग हुई और उसकी इंडियन टेरिटरी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कम हो गई, और उसकी वजह से ब्रिटिश कंट्रोल था वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। अब ये फॉरेन ट्रेड हुआ उसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस तो बहुत आया, लेकिन उस जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया उससे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न जानते हैं। जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया वो आया था जो सेवरल इसेंशियल गुड्स थी जो जिनकी अवेलेबिलिटी स्केर्स थी डोमेस्टिक मार्केट में भी, जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स और केरोसिन उनकी कॉस्ट पे आई थी, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ा। और फिर जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो आया, इससे जो डिमांड थी इंडियन मार्केट में उसको फुलफिल नहीं किया गया। दूसरी थी कि एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था उससे गोल्ड और सिल्वर का इनफ्लो नहीं हुआ था इंडियन मार्केट में। क्यों नहीं हुआ था वो जानते हैं। उसका रीज़न ये था कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस आता था उसको काम में लिया जाता था। जो ऑफिसेज सेटअप की गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटेन में उनके लिए, और जो वर्ल्ड वॉर्स हुए उनके एक्सपेंसेस में, और जो इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स थे उनमें इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे
जो इंडिया की वेल्थ थी उसका ड्रेन हुआ। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।